हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल देवभूमि ज्ञान दर्पण में। तो हिंदी साहित्य में कवि परिचय की एक सीरीज हमने शुरू कर रखी है, जिसमें हम सिलेबस में दिए गए प्रत्येक कवि तथा उनकी रचनाओं को कवर कर रहे हैं। ये इस सीरीज़ का 7वां भाग है। इससे पहले 6 पार्ट में अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें चेक कर लें, क्योंकि आप जानते हैं यूकेपीएससी एग्ज़ाम्स के लिए ये जो साहित्य खंड है कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन आपके डायरेक्टली पूछ दिए जाते हैं इनकी रचनाओं से, किस कवि की है या फिर किस विधा की है, इस प्रकार से। तो आप लोग इन्हें ज़रूर देख लें। और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि यहाँ पर हम जो कवर कर रहे हैं, जितने भी कवि, ये 2-3 बुक से कवर कर रहे हैं, तो आपको इसके लिए फिर कोई अन्य बुक देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए ये आप लोग एक काम करें कि जो नोट्स यहाँ प्रोवाइड किए जा रहे हैं इन्हें नोट कर लें, ठीक है। एक कॉपी बना लें, उसमें सारे कवि परिचय, उनकी रचनाएं अच्छे से लिख लें, जैसे मैंने बनाए हुए हैं अलग अलग सेक्शन, तो उस तरीके से लिख लें। इससे आपको आने वाले सभी जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो देखिए, जो हमने सीरीज़ शुरू कर रखी थी, इसमें हम गद्य खंड को कंप्लीट कर चुके हैं और पद्य खंड में भी हम काफ़ी कवि यहाँ पर कवर कर चुके हैं। तो आज भी हम इसमें कुछ कवि कवर करेंगे और इसके बाद एक और पार्ट इसका आएगा और ये समाप्त हो जाता है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज जो पहले कवि हैं ये हैं जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है। 8वें नंबर के कवि हैं। इसमें टोटल 12 कवि हैं, तो 8 और 9 आज हम कवर करेंगे। इसके बाद 3 कवि और बचते हैं, उन्हें अगली वीडियो में कवर कर जाएंगे। तो जन्म की बात करते हैं। सबसे पहले जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी में 30 जनवरी को वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। देखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जयशंकर प्रसाद। आप लोग जानते होंगे कि जो छायावादी कवि आते हैं, छायावाद के 4 स्तंभ, जिसमें आपके जयशंकर प्रसाद हैं, सुमित्रानंदन पंत जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं और इसके बाद महादेवी वर्मा। तो इन्हें कहा जाता है छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ। तो इन 4 प्रमुख स्तंभों में से सबसे जो प्रमुख हैं, सबसे प्रसिद्ध हैं, ये हैं जयशंकर प्रसाद जी। इसीलिए इन्हें छायावाद का प्रवर्तक और छायावाद का ब्रह्मा भी कहा जाता है, और यही कारण है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ध्यान रखना है कि इनका जन्म 1889 ईस्वी में हुआ है। डेट नहीं पूछी जाएगी, लेकिन ईयर फिर भी आप लोग याद रख लें। पिता का नाम है बाबू देवकी प्रसाद, या कहीं पे इनके बुक्स में इनका नाम देवी प्रसाद भी लिखा हुआ है, तो ध्यान रखें देवी प्रसाद आए या फिर देवकी प्रसाद, दोनों ही इनके पिताजी के नाम है, ठीक है। अगर इनका कार्यक्षेत्र देखते हैं तो कार्यक्षेत्र की बात करें, कवि, उपन्यासकार और मुख्यतः नाटककार। तो इनके उपन्यास कम हैं, 3 ही उपन्यास यहाँ पर इनके प्रसिद्ध हुए, जिनके बारे में हम देखेंगे। बाकी नाटक इनके इंपॉर्टेंट हैं, तो उन्हें हम देख लेंगे, ठीक है। तो इनकी प्रमुख रचनाओं की बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे काव्य संग्रह, जिनकी वजह से इन्हें काफ़ी प्रसिद्धि मिली। तो काव्य संग्रह में सबसे पहला आता है कामायनी। आप लोग जानते होंगे कि कामायनी कहते ही मुंह से निकलता है जयशंकर प्रसाद, बच्चे बच्चे को याद होता है, ठीक है। कामायनी बहुत इंपॉर्टेंट काव्य संग्रह है जयशंकर प्रसाद जी का, और ये काव्य संग्रह इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी के कारण इनको जो है प्रसिद्धि मिली एक छायावादी कवि के रूप में। और जो कामायनी है, इसके बारे में एक फैक्ट याद रखेंगे कि कामायनी जयशंकर प्रसाद जी का अंतिम काव्य संग्रह है, और इसके बाद 1936 में लिखा गया था। इसके बाद अगले साल इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कामायनी। इसके साथ साथ आंसू, लहर, झरना, ये जो 4 काव्य संग्रह हैं, कामायनी, आंसू, लहर और झरना, ये आपके छायावादी संग्रह हैं। तो ये भी ध्यान रखना, इनकी जो छायावादी रचना है, छायावादी काव्य संग्रह, ये हैं कामायनी, आंसू, लहर और झरना, ठीक है। तो कामायनी का ऐसा दुख हुआ, कामायनी एक स्त्री हैं, उनको ऐसा दुख हुआ कि उनकी आंसुओं की लहर से झरना बन गया, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगला है इन्हीं का एक काव्य संग्रह प्रेम पथिक। तो प्रेम पथिक 1913 में प्रकाशित हुआ था, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा चित्राधार, ये एनसीईआरटी में दी हुई इनकी एक रचना थी चित्राधार, जो कि मैंने इसमें इंक्लूड किया है। तो ध्यान रखें, चित्राधार किसके, चित्र आधार है आपकी कामायनी वाले जयशंकर प्रसाद जी के। करुणालय, कानन कुसुम, महाराणा का महत्व और अयोध्या का उद्धार, ठीक है। तो ये सारी रचनाएं जयशंकर प्रसाद जी की हैं, और 21 विधा की रचनाएं हैं। ये सभी काव्य संग्रह या फिर कविता संग्रह हैं, ठीक है। कविता संग्रह और कविता में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए, कविताएं जब बहुत सारी लिख दी और उनको एक संग्रहित करके एक नाम दे दिया, तो उसे काव्य संग्रह या फिर कविता संग्रह कहेंगे, जबकि कविताएं क्या होंगी, सिंगल रचना होगी, ठीक है। तो ये चित्राधार और कानन कुसुम दोनों ही ऐसे काव्य संग्रह हैं जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे। इनकी प्रमुख कहानियों की बात कर लेते हैं। प्रमुख कहानियाँ इंद्रजाल, छाया, आंधी, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, चूड़ी वाली नीरा, सुनहरा साथ, ग्राम छाया, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार की इनकी कहानियाँ हैं। इंद्रजाल, ठीक है, इंद्रजाल, इंद्र आकाश के देवता हैं। उसी के साथ साथ छाया, ठीक है, आकाश में बादल छाए तो छाया होगी, आंधी आई, तूफान आया,
तो ध्वनि सुनाई दी, ठीक है, बड़ी बड़ी गर्जना सुनाई दी ध्वनि बादलों की। आकाश दीप जला, बिजली चमकी तो आकाश दीप जला, और उसमें हमें एक चूड़ी वाली नीरा दिखाई देती है, अर्थात कोई प्रचंड भूत पिशाच जैसा हमें दिखाई देता है। और उस टाइम हमें चाहिए होता है सुनहरा साथ अपने गाँव की छाया में, ग्राम छाया में। इसके अलावा अन्य रचनाएँ हैं इनके। इन सब को देखकर आपको क्या लगता है कि जो आपका गांव है ये खंडहर बन चुका है, ठीक है। तो खंडहर की लिपि, स्वर्ग के खंडहर, और देवदासी, पाप की पराजय, उस पार का योगी। तो ये सारी रचनाएं एक दूसरे से लिंक करती हुई हैं, ठीक है। इनके नाम ऐसे हैं कि जब आप ये एक कहानी बनाते हैं, क्या कहानी बनाएंगे कि इंद्रजाल बिछाया किसी ने, इंद्रजाल की वजह से क्या हुआ, छाया होगी गांव पे, ठीक है, पूरे गांव पे। आंधी आई, तूफान आया, ध्वनि सुनाई दी, किस चीज़ की, आकाशदीप की ध्वनि थी। वो आकाशदीप कहने का मतलब बिजली होती है, ठीक है। चूड़ी वाली नीरा हमें दिखाई दे रही है, इसलिए हमें सुनहरा साथ चाहिए है अपने ग्राम की छाया में, अपने गाँव में ही हमें सुनहरा साथ चाहिए। तो हमारा जो ग्राम है सुनहरा साथ इसलिए चाहिए क्योंकि वो खंडहर की लिपि बन चुका है, उसमें स्वर्ग के खंडहर दिखाई देने लगते हैं, देवदासियाँ दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। और हम ये समझ रहे हैं कि ये पाप की पराजय होगी कब, जब हम योगी बन जाएंगे। तो इस प्रकार से आप लोग ध्यान में रखेंगे। उपन्यास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, 3 उपन्यास इनके काफ़ी प्रमुख हैं, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। कंकाल, तितली और इरावती। इनमें से जो इरावती है ये इनका अपूर्ण उपन्यास है। इसे याद करने का तरीका ये है कि जो जयशंकर प्रसाद जी के उपन्यास हैं ये कतई मस्त हैं, ठीक है। तो कतई, कंकाल, तितली और इरावती ये ध्यान रखेंगे, और इरावती इनका अपूर्ण उपन्यास है, अंतिम उपन्यास था। इसके बाद ध्यान रखेंगे इनके नाटकों के। तो नाटक के रूप में, नाटककार के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध हुए थे। इनके कुछ इंपॉर्टेंट नाटक आते हैं। सबसे पहले इन्होंने जो कैरेक्टर उठाए वो कुछ प्राचीन भारत से, मध्यकालीन भारत से जो महान योद्धा हुए उनको उठाया था, उनके आधार पर इन्हें लिखे थे। तो देखो चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, प्राचीन भारत के एक महान योद्धा हैं चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक। इसके अलावा स्कंदगुप्त, गुप्त साम्राज्य से आते हैं। अजातशत्रु, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, अजातशत्रु भी मौर्य साम्राज्य के हैं। ऐसे राज्यश्री हैं, ठीक है, हर्षवर्धन वाली राज्यश्री, वो भी ध्यान रखेंगे आप लोग। तो ये ऐसे हैं कि इतिहास से कहीं ना कहीं लिंक करते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, राज्यश्री, तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। ध्रुव स्वामिनी, सज्जन, कामना, इसके अलावा एक घूंट, जन्मेजय का या नाग यज्ञ, तो जन्मेजय भी ये इतिहास का एक कैरेक्टर है, ठीक है। विशाख, तो आप लोग विशाख से ध्यान रखेंगे, विशाख दत्त जैसे इतिहासकार हैं, तो विशाख इनका नाटक है। तो ये इनके सारे नाटक हैं। कौन कौन से, चंद्रगुप्त मौर्य है, स्कंदगुप्त है, ठीक है, अजातशत्रु है, राज्यश्री, ध्रुव स्वामिनी, सज्जन, कामना, एक घूंट, जन्मेजय का नाग यज्ञ। इनमें से कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो पूछे जा गए हैं पहले, जैसे एक घूंट है, पहले पूछा जा चुका है एग्जाम में। ध्रुव स्वामिनी से काफ़ी चीज़ें पूछी जाती हैं एग्जाम में, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इनकी कुछ अन्य कहानियों की। ये कहानी है, कहानी संग्रह नहीं है, ठीक है। तो इनकी कहानी जैसे गुंडा है, ठीक है, ननकू सिंह की कहानी सुनी होगी आप लोगों ने, गुंडा। छोटा जादूगर है, पुरस्कार है, सालवती है और प्रतिमा है। ये इनकी प्रमुख कहानियाँ हैं। यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। तो अब हम बात कर लेते हैं जयशंकर प्रसाद जी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो देखिए जयशंकर प्रसाद जो हैं ये एक छायावादी कवि थे, जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं, और छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ आपको पता ही होगा, ठीक है। जयशंकर प्रसाद एक हो गए, इसके बाद आपका यहीं हमारे उत्तराखंड से सुमित्रानंदन पंत जी, ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और इसके साथ महादेवी वर्मा, ठीक है। ये जिनमें जयशंकर प्रसाद जो हैं इन्हें छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है, सुमित्रानंदन पंत जी को छायावाद का विष्णु, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है, जबकि महादेवी वर्मा को आपका आधुनिक मीरा कहा जाता है। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे। इनके जो उपनाम हैं, छायावाद का ब्रह्मा, छायावाद का प्रवर्तक, आधुनिक कविता के सुमेरु, पूछा गया है एग्जाम में, ध्यान रखें, ठीक है। कलाधर, कलाधर इसलिए इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि बचपन में इन्होंने कलाधर नाम से एक कविता लिखी थी, एक काव्य लिखा था, इसलिए कलाधर नाम भी पड़ गया इनका। और इसके साथ साथ झारखंडी उपनाम से इन्हें जाना जाता है। तो ध्यान रखें कि जो जयशंकर प्रसाद जी हैं इनका एक उपनाम झारखंडी भी है, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। जयशंकर प्रसाद जी ने बाल्यकाल में कलाधर नाम से ब्रज भाषा में एक सवैया लिखा था, इसलिए इनका एक उपनाम कलाधर भी मिलता है। इन्होंने सोचा था कि मैं अपने साहित्य की शुरुआत कलाधर नाम से करूं, साहित्य लेखन, लेकिन बाद में जयशंकर नाम ही अपनाया था इनने, तो ये इसलिए इनका एक उपनाम कलाधर भी मिलता है।
जयशंकर प्रसाद की जो पहली काव्य रचना है ये थी उर्वशी, ठीक है, 1909 में लिखी हुई पहली काव्य रचना, पहली कविता उर्वशी थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है, तो ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसे आप लोग इंपॉर्टेंट करके लिख लें। तो जयशंकर प्रसाद जी की पहली जो रचना है काव्य रचना ये उर्वशी है 1909 में, और इसके बाद 1909 में ही दो और रचनाएं इनने रची थी, वन मिलन और प्रेम राज्य। तो क्या हुआ, उर्वशी जो है एक अप्सरा है, उर्वशी को देखते ही क्या हो गया, जो जयशंकर प्रसाद जी हैं सम्मोहित हो गए और उनसे प्रेम कर बैठे, तभी वन में मिलन हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे कि उर्वशी को देखते ही प्रसाद जी को, जयशंकर जी को प्रेम हो गया और वन में मिलन हुआ। तो ये है जयशंकर प्रसाद की काव्य रचनाएं जो 1909 में आई थी। इनकी सबसे प्रसिद्ध जो रचना है वो कामायनी है, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, और ये 1936 में लिखी गई। ये आपका अंतिम प्रबंध काव्य है, क्योंकि 1937 में इसके बाद इनकी डेथ हो गई थी, ये हम बात कर चुके हैं, ठीक है। इस जो कामायनी रचना है ये भी ध्यान में रखेंगे आप लोग, जो कामायनी इनकी रचना है काफ़ी प्रसिद्ध रचना। इस कामायनी रचना के जो मुख्य पात्र हैं ये हैं मनु, श्रद्धा और ईड़ा। ये क्वेश्चन पहले एग्जाम में बन चुका है, ठीक है। तो मनु, श्रद्धा और ईड़ा ये जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी काव्य संग्रह के मुख्य पात्र हैं। इसके बाद आगे देखते हैं, जो कामायनी है, कामायनी को सुमित्रानंदन पंत जी ने, जिन्हें छायावाद का विष्णु कहा जाता है, सुमित्रानंदन पंत जी ने इस कामायनी महाकाव्य को हिंदी में ताजमहल की संज्ञा दी है। जिस प्रकार हमारे जो इंडिया के मोनूमेंट हैं मेन, उनमें ताजमहल एक बहुत इंपॉर्टेंट इमारत है, ठीक है, जिसे कि विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया है, विश्व धरोहर की सूची में। तो हिंदी में ताजमहल की संज्ञा दी गई है कामायनी को। तो सुमित्रानंदन पंत जी कामायनी की तुलना उसी ताजमहल से करते हैं, ठीक है। प्रसाद जी की प्रथम छायावादी काव्य रचना झरना है 1918 में, जो कि प्रकाशित हुई थी। हमने बात की थी कामायनी, आंसू, लहर, झरना, ये चारों इनकी छायावादी रचनाएं हैं, बहुत ही फेमस। तो इनमें से जो पहली रचना थी, पहली छायावादी रचना, ये है झरना। तो इनके जो पहले हैं वो कई बार पूछे गए हैं, जैसे कामायनी अंतिम है इनकी रचना, तो ध्यान में रखें। प्रथम छायावादी काव्य रचना थी झरना, जिसे छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहा गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला किसे कहा गया है, झरना को, ठीक है। इस प्रकार करुणालय जो हमने काव्य रचना पढ़ी थी, ये इनका गीति काव्य है, ठीक है, ध्यान दें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन करुणालय ध्यान दें कि इनका गीति काव्य है। देखिए, जयशंकर प्रसाद जी की जो प्रथम कहानी थी, प्रथम रचित कहानी, ये है ग्राम छाया भी लिखा हुआ मिलता है, ठीक है, लेकिन कुछ मानते हैं कि इनकी दो अलग अलग रचना है, तो ग्राम और ग्राम छाया। तो ध्यान रखें कि जो ग्राम है इनके द्वारा लिखी हुई पहली कहानी है, जबकि पहला काव्य कौन सा है, छायावादी काव्य झरना है, ये आप ध्यान में रखें। और जबकि पहला काव्य की बात करें, सिंपल काव्य, तो है उर्वशी, ठीक है। तो पहला काव्य उर्वशी, पहला छायावादी जो काव्य है, पहली छायावादी कविता, यह है झरना, और पहली कहानी है ग्राम। तो यहाँ से पूछे गए क्वेश्चन है, ध्यान में रखें, ये UKSSC ने ही पूछा था, ठीक। ये जो ग्राम कहानी थी, इसका प्रकाशन इंदु नामक पत्रिका में हुआ था 1911 में, ठीक है। इनके ध्रुव स्वामिनी नाटक में, जैसा कि मैंने बताया, ये जो ध्रुव स्वामिनी नाटक है, इन्होंने जो इतिहास के कुछ कैरेक्टर हैं उन्हीं पर बेस्ड नाटक लिखे हुए हैं, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य है, स्कंदगुप्त है, ध्रुव स्वामिनी है, ठीक है, राज्यश्री है, इस प्रकार के अजातशत्रु हैं। तो ये जयशंकर प्रसाद जी की हैं। इनके जो ध्रुव स्वामिनी नाटक है, इनमें से इस ध्रुव स्वामिनी नाटक में मुख्य जो विषय है, इसका विषय वस्तु वो है अनमेल विवाह, ठीक है। अनमेल विवाह कहने का मतलब है कि अपने जो आपका इंटरकास्ट मैरिज होती है उस प्रकार का अनमेल विवाह, और यहाँ पर नारी के पुनर्लग्न की बात की गई है, ठीक है, दोबारा से उसका विवाह हो सकता है, ये बात कही गई है। तो यहाँ पे समाज जो है बहुत ज़्यादा इस पर बंदिशें लगाता है, बहुत ज़्यादा इस बात को ट्रोल करता है समाज, और इसको होने नहीं देता, इस तरीके से बहुत ज़्यादा इसका आलोचना की जाती है। तो इस नाटक में जो आपके जयशंकर प्रसाद जी हैं, इनने क्या किया, नारी के जो स्वाभिमान को है उसको उठाया, ठीक है, नारी के स्वाभिमान को मुख्यतः प्रमुख रूप से यहाँ पर इन्हें उल्लेख किया गया है। तो ये ध्यान में रखेंगे, इसलिए ध्रुव स्वामिनी नाटक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है तुम्हारा गुंडा। तो गुंडा जो कहानी है इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। गुंडा कहानी के मुख्य किरदार थे ननकू सिंह और घीसू, इसका दोस्त था घीसू, ठीक है। तो ननकू सिंह और घीसू दो हैं जो गुंडा कहानी के मुख्य पात्र हैं। चंपा और लैला, ये भी जयशंकर प्रसाद जी की ही कहानियों में मुख्य पात्र की भूमिका निभा चुके हैं। तो ये ध्यान रखें, अगर पूछा जाता है कि चंपा और लैला किस कवि की कहानियों के पात्र हैं, तो ये जयशंकर प्रसाद। अगला है काव्य एवं कला, ये क्या थी, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित निबंध संग्रह है काव्य और कला। तो ये भी ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
अब एक एग्जाम्पल यहाँ से कई बार पूछा जाता है, जो कि अलंकार में पूछा जाता है। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो आपसे पूछा गया है, सॉरी, ये जो इनका जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये है कि बीती विभावरी जाग रही, अंबर पन घट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई बार ये अलंकार में पूछा जा चुका है कि इनमें से इसमें कौन सा अलंकार है। तो आप लोग ये बताएं कि जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित जो रचना है इसमें कौन सा अलंकार है, कमेंट करके बताएं। और ये ध्यान रखें कि ये जो इम्पोर्टेंट रचना है बीती विभावरी जाग रही, ये जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है। जिस प्रकार अट नहीं रही है पूछा गया था, उसी प्रकार यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला ध्यान दें, जयशंकर प्रसाद जी का जो निधन है ये क्षय रोग के कारण हुआ था। इंपॉर्टेंट है, निम्न में से किस कवि की मृत्यु क्षय रोग के कारण अल्पायु में हो गई थी? तो 48 वर्ष की उम्र में क्षय रोग के कारण जयशंकर प्रसाद की मृत्यु हुई थी। ठीक है, 1937 में। अब इनकी एक अंतिम रचना आती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि एनसीईआरटी में कवर की हुई थी और मैंने सीधे फैक्ट वहाँ से उठा लिए। तो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, ये ध्यान दें। जो आत्मकथ्य है, आत्मकथ्य देखिए सुनने में लगता है कि आत्मकथा है, और हालांकि बहुत हद तक आत्मकथा है भी, लेकिन ये आत्मकथ्य जो है अपने आप में एक कविता है। ठीक है, कविता के रूप में इन्हें वर्णन किया हुआ है। तो है क्या कि जो जयशंकर प्रसाद जी थे जब ये रचनाएं करते थे तो बहुत बेहतरीन रचनाएं लिखते थे। इनका जो एक लेखक मंडल था, या फिर हम कह सकते हैं कि इनके जो सहपाठी थे, जो इनके साथी थे, इनने कई बार जयशंकर प्रसाद जी को इस बात के लिए फोर्स किया कि आप अपनी आत्मकथा भी लिखें और आत्मकथा के बारे में कुछ लिखें। लेकिन जयशंकर प्रसाद जी को समझ ही नहीं आता था कि भैया मैं अपनी आत्मकथा में लिखूं क्या, कहाँ से शुरू करूं, कहाँ एंड करूं, और क्या क्या अपनी विशेषताएं या फिर क्या अपनी कमियां लिखूं। तो इन्हें समझ में नहीं आया। लेकिन बार बार फोर्स करने के बाद इनने क्या किया था, इस आत्मकथा को लिखने से मना किया था। तो आत्मकथा लिखने की असहमति के तर्क से पैदा हुई एक कविता है आत्मकथ्य। ठीक है, और ये जो इनने आत्मकथ्य लिखा था, आत्मकथ्य में उनने अपनी आत्मकथा नहीं लिखी है, बल्कि उनने क्या लिखा है कि लोग मुझे फोर्स कर रहे हैं, मेरे साथी जो है मुझे फोर्स कर रहे हैं कि मैं आत्मकथा लिखूं, लेकिन मुझे यही समझ नहीं आता कि मैं अपनी आत्मकथा में अपनी किन चीज़ों के बारे में, किन आदतों के बारे में, किन कमियों या फिर किन अच्छाइयों के बारे में लिखूं। तो वही असहमति है, उसका जो तर्क था उस तर्क से पैदा हुई एक कविता है आत्मकथ्य। और ये जो आत्मकथ्य है 1932 में इन्हीं के एक साथी का पत्र था, हंस नामक पत्र। उस हंस नामक पत्र के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई थी। यानी कि वो लोग क्या करते थे, अपने पत्र में आत्मकथा नाम से एक विशेषांक, एक पत्र रिलीज करते थे। यानी कि पूरा अखबार होगा, उसमें एक पन्ना आत्मकथा नाम से होगा और उसमें अलग अलग कवियों की आत्मकथा होती थी। तो इनने बहुत ज़्यादा इन्हें फोर्स किया, लेकिन इन्होंने नहीं लिखी, और ये असहमत थे कि आत्मकथा लिखनी भी चाहिए इस बात से। तो इसके तर्क से जो पैदा हुई, इनने कविता लिखी कि लोग मुझे फोर्स करते हैं लेकिन मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। उसी को इन्होंने आत्मकथा विशेषांक में छाप दिया 1932 में, और यही कहलाया आत्मकथ्य। ठीक है, ये अपने आप में छायावादी शैली में लिखित है। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है जो पूछा गया है, ये है कि जीवन की यथार्थ और अभाव। ठीक है, जीवन में यथार्थ और अभाव दो पक्ष हैं, इन दोनों पक्षों की मार्मिक अभिव्यक्ति इसमें की गई है कि जब आपके जीवन में जो चीज़ आप चाह रहे हैं वो मिल रहा है, या फिर जो चीज़ आप चाह रहे हैं जो आपको एक्चुअल ज़रूरत है वो कभी नहीं मिल पाया, तो तब आपका जीवन जो होता है किस तरीके से चलता है। तो यथार्थ और अभाव इन दोनों पक्षों की मार्मिक अभिव्यक्ति इसमें की गई है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखें कि आत्मकथ्य नामक कविता किसकी है, जयशंकर प्रसाद जी की। अब हम बात कर लेते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध जी की। तो गजानन माधव मुक्तिबोध जी से भी काफ़ी रचनाएं पूछी जाती हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनके बारे में देख लेते हैं मेन फैक्ट है। सबसे पहले जन्म की अगर बात करें, 13 नवंबर 1917 ईस्वी में ग्वालियर मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, माधव मुक्तिबोध हैं, तो माधव मुक्तिबोध मध्य प्रदेश के हैं। ठीक है, और कब हुआ जन्म, 1917 में। पिता गोपाल राव, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कार्य क्षेत्र की बात करें तो कवि साहित्यकार, ठीक है, संपादक हैं। एक इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि ये समीक्षक भी हैं। ठीक है, इनकी कुछ समीक्षाएं भी प्रकाशित हुई हैं, तो हम उन्हें भी देखेंगे। समीक्षा कहने का मतलब आलोचना करना किसी रचना की या किसी बात की, जो भी है। प्रमुख रचनाओं की बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे काव्य संग्रह को। तो देखिए इनके जो प्रमुख काव्य संग्रह हैं वो दो ही हैं। ठीक है, काव्य संग्रह कहने का मतलब कविता संग्रह, जिसमें इनने कविताएं लिखी हुई हैं, और काफ़ी कविताएं आपने इनकी पढ़ी होंगी। एक एनसीईआरटी में बहुत फेमस कविता है सहर्ष स्वीकारा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उससे ये काफ़ी प्रसिद्ध भी हुए थे। ठीक है, तो ये किस काव्य संग्रह या कविता संग्रह के अंदर है, ये भी पूछा जाता है। तो इनका जो पहला काव्य संग्रह ये है चाँद का मुँह टेढ़ा है। ठीक है, और दूसरा काव्य संग्रह है भूरी भूरी खाक धूल। तो मेनली आपके गजानन माधव मुक्तिबोध जी जो हैं, इनके दो ही काव्य संग्रह हैं, चाँद का मुँह टेढ़ा है और भूरी भूरी खाक धूल। इस चाँद का मुँह टेढ़ा है में काफ़ी कविताएं हैं, जिनमें से प्रसिद्ध हैं ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में। ठीक है, ये दोनों कविताएं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में। इनकी अलग से किताब आती है, ठीक, आप लोग नेट में सर्च करेंगे तो मिल जाएंगी। तो ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में ये दोनों कविताएं जो हैं वो इसी काव्य संग्रह चाँद का मुँह टेढ़ा है में संकलित हैं, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे। दूसरा है भूरी भूरी खाक धूल, ये है आपका
इसमें सहर्ष स्वीकार है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, एनसीईआरटी में ये दी हुई है चैप्टर है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे, सहर्ष स्वीकार है। इसमें इन्होंने कहा है कि जीवन में जो भी है, जो कुछ भी है, उसे सहर्ष स्वीकार है। तो ये रचना भूरी भूरी खाक धूल के अंतर्गत ही संकलित है, तो आप लोग इसे ध्यान देंगे। तो भूरी भूरी खाक धूल होगी तो उस चीज़ को भी मैंने स्वीकार कर लिया वाली बात है, सहर्ष स्वीकार है। इनकी प्रमुख कविताएं देख लेते हैं फिर। चंबल की घाटी, सूखे कठोर नंगे पहाड़, क्रांति, लाल सलाम, ठीक है। इसके अलावा मेरे मित्र मेरे सहचर, आदमी, ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में और सहर्ष स्वीकार है। तो इनकी प्रमुख कविताएं हैं और इन कविताओं को अलग अलग कविता संग्रहों में या तो भूरी भूरी खाक धूल या फिर आपका चाँद का मुंह टेढ़ा है, तो इन दोनों काव्य संग्रहों में इनको संकलित किया गया है। अब बात आती है कि इन कविताओं को हम याद कैसे रखेंगे। तो सिंपल से इसके लिए एक ट्रिक है, आप लोग उस ट्रिक को फॉलो करके इनको याद रख सकते हैं। देखिए, चंबल की घाटी में, ठीक है, आप लोग जानते हैं चंबल की घाटी, वो राजस्थान वाली, गब्बर वाली, ठीक है। तो चंबल की घाटी में सूखे नंगे पहाड़ों के बीच क्रांति चल रही थी और उसका नारा था लाल सलाम, ठीक है। चंबल की घाटी में सूखे नंगे पहाड़ों के बीच क्रांति चल रही थी, नारा था लाल सलाम। मेरे मित्र सहचर सब बेकार आदमी निकले, यानी कि विपात्र निकले। इनका एक उपन्यास है, एकमात्र उपन्यास विपात्र, तो आप ट्रिक में ये भी इंक्लूड करेंगे। मेरे मित्र मेरे सहचर विपात्र आदमी निकले, इसीलिए क्या हुआ कि ब्रह्म राक्षस के सामने सब अंधकार में चले गए और भूरी भूरी खाक धूल में मिल गई, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इनको याद कर लेंगे। लेकिन मैंने इस बात को सहर्ष स्वीकार कर लिया कि हमारी हार हुई, तो इस तरीके से एक ट्रिक बना के आप लोग ना याद कर सकते हैं। कहानी संग्रह देखिए, कहानी संग्रह भी आप इसी ट्रिक में ऐड कर लेंगे। काठ का सपना, सतह से उठता आदमी, नई जिंदगी, जलना, पक्षी और दीमक, ये इनकी कहानियाँ हैं, कहानी संग्रह हैं। तो जब क्रांति चल रही थी तो ब्रह्म राक्षस के सामने सब विपात्र निकले, तो भूरी भूरी खाक धूल में मिल गए। खाक धूल में मिल गए तो इनका जो सपना था वो काठ का सपना बनकर रह गया। फिर उसके बाद उनकी डेथ हो गई है, तो उनको जलना है, और जलने के बाद क्या है, उनको नई जिंदगी मिलेगी पक्षी और दीमक के रूप में। और वो दिख कैसे रहे, सतह से उठते हुए आदमी जैसे दिखते हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इनका उपन्यास, जैसा कि मैं बात कर चुका हूँ, इनका एकमात्र उपन्यास है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, गजानन माधव मुक्तिबोध। ये बहुत लोगों को मुक्ति नहीं दे पाए, ठीक है, इसलिए एक ही उपन्यास लिख पाए, विपात्र, ठीक है। तो आप लोग कैसे ध्यान रखेंगे, मुक्तिबोध है ना, गजानन माधव मुक्तिबोध है, तो मुक्ति किनको देंगे, जो लोग अच्छे नहीं हैं, जो लोग विपात्र हैं, ठीक है। जो पहले से बहुत ज़्यादा विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, उनको तो वैसे ही मुक्ति मिल जाएगी। जो लोग विपात्र हैं उन्हीं को मुक्ति दे सकते हैं। तो गजानन माधव मुक्तिबोध का है विपात्र, ध्यान रखें। निबंध संग्रह की इनकी बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सबसे ज़्यादा जो पूछा गया है निबंध संग्रह, ये है एक साहित्यिक की डायरी। कई बार पूछा गया है एग्जाम में, यूके SSC ने पूछ चुका है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान में रखें कि एक साहित्यिक की डायरी निबंध संग्रह किसका है, गजानन माधव मुक्तिबोध जी का है। जो उन्होंने ये पूरी कहानी बताई ना कि चंबल की घाटी में सूखे नंगे कठोर पहाड़ों के बीच क्रांति चल रही थी, का नारा था लाल सलाम, तो ये पूरा एक हमने अपनी डायरी में लिखा। तो ये साहित्यिक की डायरी से हमें पता चला कि ऐसी ऐसी उनकी कहानी थी और ऐसे वो धूल में मिल गए, फिर सतह से उठता हुआ आदमी हमें दिखाई दिया, पक्षी और दीमक बल गया, जल गया और पुनर्जन्म मिल गया उसे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। कामायनी एक पुनर्विचार, ये इनका निबंध संग्रह है और ये आलोचना भी है। कामायनी आप जानते हैं जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, जो कि अभी हमने पढ़ी, और उसी कामायनी पर एक पुनर्विचार करके इन्हें लिखी हुई है रचना। तो ये एक तरीके से आलोचना है उस रचना की, ठीक है। तो कामायनी एक पुनर्विचार इनका निबंध संग्रह है, जो कि आलोचनात्मक निबंध संग्रह है। उर्वशी एक मनोविज्ञान, ठीक है। कामायनी एक पुनर्विचार, उर्वशी एक मनोविज्ञान, ये दोनों ही रचनाएं किसकी हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध जी की है। और कामायनी और उर्वशी ये दोनों ही रचनाएं किसकी, जयशंकर प्रसाद जी की, इसलिए मैंने इन दोनों को एक साथ इंक्लूड किया, ठीक है। तो ध्यान में रखें। भक्ति आंदोलन का एक पहलू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आखिर रचना क्यों, और नई कविता का आत्मसंघर्ष, ये भी पूछा गया है पहले एग्जाम में। नई कविता का आत्मसंघर्ष किसकी है, ये गजानन माधव मुक्तिबोध की है। जब जल गए ना, सतह से उत्साह आदमी हो गया, नई जिंदगी उन्हें मिल गई पक्षी और दिमाग के रूप में, तो उसके बाद चलेगी उनकी नई कविता। तो नई कविता का आत्मसंघर्ष कैसे होगा, ये भी उनने अपनी साहित्यिक डायरी में लिखा था। आलोचनात्मक कृतियाँ देखते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि आलोचक थे, काफ़ी प्रसिद्ध आलोचक रहे गजानन माधव मुक्तिबोध जी, और इनकी आलोचनाओं ने लोगों को मुक्ति दे दी। तो इनकी आलोचना है कामायनी एक पुनर्विचार, अभी हम बात कर चुके हैं। नई कविता का आत्मसंघर्ष, ये भी इनकी एक आलोचना है। इनने बताया कि जो नया छायावादी जो युग है, छायावादी युग में जो रचनाएं कर रहे हैं कवि, इन रचनाओं को कितना ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा स्टेबल होने के लिए। तो यही लिखा है इन्हें नई कविता का आत्मसंघर्ष में। और समीक्षा की समस्याएं, ये भी इनकी आलोचनात्मक कृति है, ठीक है। इसके अलावा इनकी अन्य रचनाएं हैं ब्रह्म राक्षस, जो कि एक कविता है। हम देख चुके हैं कि ये कविता किस में इंक्लूड है, भूरी भूरी सॉरी ये कविता इंक्लूड है आपकी जो इनकी पहली काव्य रचना है, जो अभी मैं भूल रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग इसे देख लें, ब्रह्म राक्षस। और दूसरा है जब प्रश्न चिन्ह बौखला उठे, ये इंपॉर्टेंट कृति है, ये पूछी जा चुकी है, ठीक है। तो जब प्रश्न चिन्ह बौखला उठे, ये रचना किसकी है, ये भी आपकी गजानन माधव मुक्तिबोध जी की रचना है, ठीक है। ब्रह्म राक्षस के सामने जब प्रश्न चिन्ह बौखला उठे, तब जाके उन्होंने एक्शन लिया।
अब बात करते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो देखिए, मुक्तिबोध को तार सप्तक का पहला कवि कहा जाता है। तार सप्तक 7 कवियों का एक समूह है, जैसे अष्टचाप था, ठीक है। तो इसी प्रकार से तार सप्तक भी 7 कवियों का एक समूह है, जो कि मुक्तिबोध जी के टाइम का है। तो ध्यान रखें कि मुक्तिबोध भी तार सप्तक के कवि थे और इन्हें तार सप्तक का पहला कवि कहा गया। ये क्वेश्चन बन चुका है, ध्यान रखेंगे। इनकी प्रसिद्ध निबंध रचना है एक साहित्यिक की डायरी, मैंने आप पहले ही बता दिया आपको, ठीक है। तो एक साहित्यिक की डायरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछी जा चुकी है। तो इनकी प्रसिद्ध निबंध रचना है। इस पुस्तक का एक अंश है आपका नए की जन्म कुंडली 1। तो नए की जन्म कुंडली 1 साहित्यिक की डायरी में दिया हुआ है, ठीक है। सहर्ष स्वीकार है कविता जो है भूरी भूरी खाकदूल कविता संग्रह में संकलित है। मुक्तिबोध जी अस्तित्ववादी विचारधारा के समर्थक थे, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखें। जो गजानन माधव मुक्तिबोध हैं ये अस्तित्ववादी विचारधारा के थे, तभी तो ये इनका नाम मुक्तिबोध पड़ा है, ठीक है। इनके बचपन का नाम था आपका बाबू साहब, ठीक है। और इनको उपनाम मुंशी उपनाम से बुलाया जाता था, तो ये ध्यान रखें। मुंशी किसका उपनाम था? मुंशी प्रेमचंद्र का नहीं था, मुंशी उपनाम आपका गजानन माधव मुक्तिबोध जी का है, ठीक है। और इनके बचपन का नाम बाबू साहब था। इन्होंने नया खून और वसुधा नामक 2 पत्रिकाओं का संपादन भी किया था और 1964 में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ये थे आपके गजानन माधव मुक्तिबोध और जयशंकर प्रसाद जी। तो इनकी कुछ रचनाओं में समानता मिलने के कारण मैंने इन दोनों को एक साथ इंक्लूड किया है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। और जैसा कि मैं बता चुका हूँ भैया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आपके लिए वीडियोज होने वाली हैं, इसलिए इनके नोट्स बनाएं प्रॉपर और वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर वॉच करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में यहीं तक। अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, एग्ज़ाम नज़दीक है, और अपना ध्यान रखें। थैंक यू।